शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन मेरे शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा है, क्योंकि कल मैंने अपने शाइन परिवार से किए गए वादे को, जिसमें 100 कस्टमर की लायबिलिटी उतारने का मैंने प्रण लिया हुआ था, उसको मैंने पूरा किया पूरी तरीके से। हिंदुस्तान के अंदर 2 अलग अलग स्थानों पर इसके आयोजन किए गए। हजारों गरीब गुरबाओं को कंबल का वितरण किया गया और लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो सारी चीज़ें, सारी प्लानिंग जो मैंने कर रखी थी उसको एग्जीक्यूट किया। और बहुत अच्छे तरीके से कस्टमर्स के अंदर एक विश्वास की लहर फिर से दौड़ी कि कंपनी वाकई में अपने किए वादों को निभाना चाहती है और निभाएगी जरूर। मेरे कस्टमर का विश्वास, उनका भरोसा मेरे लिए सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। आशा करता हूं कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आप सभी लोगों को उन नामों के लिस्ट के साथ साथ अगले 500 लोगों के नाम की लिस्ट देने जा रहा हूं, जिनकी लायबिलिटी अगले चरण में मैं पूरी करने जा रहा हूं इसी माह के अंदर, 15 दिनों के अंदर अंदर में। ये एक बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए 24-48 घंटे मिलेगी। और ये कार्य सिर्फ मैं अपने कस्टमर लायबिलिटी उतारने के लिए कर रहा हूं, ना तो किसी का श्रेय लेने के लिए, ना अपने आप को ऊपर रखने के लिए, ना किसी को नीचे ले जाने के लिए, सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए। अपनी उन सारी बातों को आगे मैं आप तक पहुंचाऊं उससे पहले आज के 2 पोस्ट जो मैंने डाले हैं, जिसमें आप सभी लोगों को मैंने ईडी के कार्यकलाप, स्पेशल कोर्ट के आने वाले वक्त में क्या आदेश हो सकते हैं और आपके पैसे मिलने की क्या गुंजाइश है, मैंने उस पर कुछ बातें कही हैं। ये बात कहने पीछे मेरी वजह सिर्फ इतनी सी, कल मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आई जिसमें हमारी कंपनी के परिचित और बहुत अच्छे पोजीशन पे कार्य करने वाले एक ऐसे अधिवक्ता के द्वारा कस्टमर्स को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही लीगल में जाकर के क्लेम डालने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी डिटेल, ऐसे डाटा मौजूद हैं जो कस्टमर के डाटा हैं, डिटेल हैं, और उन्हें लगता है कि अगर हम इनको लीगल लेके चले जाएंगे तो इनके द्वारा हमको 10, 15, 20 हजार रुपए की फीस मिल जाएगी। तो अगर 10 कस्टमर को भी उन्होंने कन्विंस कर लिया तो किसी भी लॉयर के जरिए, किसी वकील के जरिए कुल खर्चा इसका 1000-1500 के अंदर आता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। लॉयर की फीस आप ले लें, पकड़ लें एक बार सबमिट करने के लिए, उसके बाद जो है पेपर वर्क ले लें तो बहुत ज्यादा उड़ करके जाएगा, 2 से 2,500 रुपए जाएगा, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आपने 10,000 दिया तो 7,500 रुपए उनकी पॉकेट चला जाता है जो इस कार्य को करवा रहे हैं। और अगर 10 लोगों से काम उन्होंने करा दिया तो 75,000 रुपए कमाई उनकी हो गई। तो इस 75,000 रुपए के लिए 10 कस्टमर के लायबिलिटी को, उनकी उम्मीदों को, उनके वो सारे भरोसों को लोग वहां पे तार तार करने के लिए बैठे हुए हैं, झूठ के आधार पर। सच यदि कोई बोले, मुझे कोई आपत्ति, कोई शिकायत नहीं है। कस्टमर्स की मर्जी, कस्टमर किसके पास जाना चाहता है, कस्टमर कंपनी के दिए रास्ते पर जाएगा या कस्टमर उनके दिए रास्ते पर जाएगा, कस्टमर की मर्जी है। विश्वास जानिए, 100 लोग की लायबिलिटी उतारने के लिए मैंने कम से कम 500 बार मैंने फॉलोअप लिए होंगे। और हमारे कस्टमर, हमारे एसोसिएट इतने ज्यादा कन्विंस और इतने कॉन्फिडेंट रहे हैं कि एक कस्टमर का नाम देने में उनको समय लगा, लेकिन उस एक कस्टमर नाम लेने के लिए मैंने कम से कम को 3 बार रिमाइंडर डाले होंगे। तो हम इस पोजीशन पर बैठे हुए हैं कि अपने वायदे को पूरा करने के लिए हम फॉलोअप ले रहे हैं। आज हमें कस्टमर या एसोसिएट फॉलोअप नहीं लेता है, मैं फॉलोअप ले रहा हूं कि भाई अपने कस्टमर की डिटेल मुझे दीजिए, उसको वेरीफाई करूं और इनका पोजीशन, इनका पैसा जो भी निश्चित करूं। तो एक जगह यहां पर है जहां पर बगैर कुछ लिए हुए आपके साथ में सिर्फ कोर्ट में आप पेपर डालने के बाद हम आपको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोर्ट यदि आपका क्लेम एक्सेप्ट करे ना करे, आपके साथ कोर्ट खड़ा हो ना खड़ा हो, हमारी जमीन हमें दे ना दे, हम आपको बिल्कुल पूरी तरह फ्री कर रहे हैं, आपकी लायबिलिटी अपने पास से खत्म कर रहे हैं। यह गारंटी सिर्फ और सिर्फ हम दे सकते हैं जिसके एवज में आपसे 1 रुपए भी कोर्ट फीस के नाम पर, वकील के नाम पर, किसी नाम पर नहीं ले जा रहा। सिर्फ आपसे आपके दस्तावेज की फोटोकॉपी और उसको आगे मूव करने के लिए जो खर्चे होते हैं सरकारी, वो मांगे जा रहे हैं। और वो भी आपको मना किया गया कि आप दीजिए तब जब आपका केस फाइल हो जाए। आपकी स्वेच्छा है, आप उससे पहले दे दें, आप बार बार नहीं आना चाहते हैं, लेकिन हमारी तरफ से आपके पास जो लिमिट है वो तब तक की है जब तक आपका केस फाइल ना हो जाए। साथियों, में जो 2 पॉइंट मैंने डाला आपको कि आपको जो वकील महोदय ये कह रहे हैं कि कंपनी के पास कोई जमीन नहीं है, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। कंपनी की जमीन का सीजर और किसी की गिरफ्तारी, दोनों में समानता यह है कि जब जांच चलती है तो जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके पहले जेल में डाल दिया जाता है ताकि वो तथ्यों से, सबूतों से छेड़छाड़ ना करे, लेकिन उसके पास जमानत का ऑप्शन रहता है और जब तक जांच चल रही होती है तब तक वो मुलजिम होता है, ना कि मुजरिम, जब तक उसे सजा नहीं मिलती। ऐसे ही जमीन, अगर कोई गाड़ी, प्रॉपर्टी सीज की गई है तो इसके एक होते हैं प्रोविजनल अटैचमेंट, एक होता परमानेंट अटैचमेंट। अब प्रोविजनल और परमानेंट अटैचमेंट का फर्क क्या? वही फर्क है जो पकड़े गए मुलजिम में
तब तक होता है जब तक उस पर केस चल रहा है, और यदि मुकदमा हार गया और केस सामने कानून जीत गया तो मुजरिम हो जाता है और उसको सजा हो जाती है। तो इसका मतलब ये मुजरिम हो गए, उसको सजा हो गई। अब तो अटैचमेंट में भी सेम चीज होता है कि जब ये साबित होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग है, और मनी लॉन्ड्रिंग साबित होने के बाद उसका जब परमानेंट अटैचमेंट होगा, इसका मतलब कि अब ये प्रॉपर्टी ईडी के कब्जे में पूरी तरीके से आ गई है। यह फर्क होता है प्रोविजनल और परमानेंट अटैचमेंट में। जिस प्रकार से प्रोविजनल अटैचमेंट या गिरफ्तारी में, जिसे जुडिशियल कस्टडी कहते हैं, जीसीआर कहते हैं इसे, जिस तरह से जीसीआर में आप किसी भी व्यक्ति को यह नहीं कह सकते कि तुम मुजरिम हो गए हो और तुमको अब सजा इतना काटना पड़ेगा, अब तुम्हारा जीवन यहां सड़ जाएगा, तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। उसी प्रकार से प्रोविजनल अटैचमेंट में आप ये दावा नहीं कर सकते कि ये प्रॉपर्टी आपकी अब परमानेंट सरकार के पास चली गई। जैसे वहां पर होता है केस लड़ने का ऑप्शन कि आप निचली अदालत से ऊपर के अदालत तक जा सकते हैं। अगर किसी अदालत में आपके खिलाफ कोई केस साबित हो जाता है, आपको सजा हो जाती है, तो उसे आप इमीडिएट सेम डे, अगले दिन आप अपर कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया कि लोअर कोर्ट कोई ऐसा जजमेंट देने में अपने आप को सक्षम नहीं मानती है, तो वो आपकी अपील को खारिज करती है, तो अपर कोर्ट में जाकर के उसी जजमेंट को पलटा जाता है और अपर कोर्ट से आपको रिलीफ मिलती है। सेम यहां पर है कि हो सकता है कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में जब केस चले, तो ट्रिब्यूनल कोर्ट, क्योंकि ये ईडी की कोर्ट होती है, स्पेशल कोर्ट ईडी कोर्ट है, तो वहां पर वो इसी तरह जैसे उनका बच्चा है, उनका बेटा है और अजीज है, तो अपने बच्चे को किसी भी मैच में हारते हुए कोई बाप नहीं देख सकता है, भले वो कितना निष्पक्ष क्यों ना रहे, लेकिन उसकी पहली कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे की दलील को सुने। तो ट्रिब्यूनल कोर्ट एक तरह से देखा जाए तो ईडी की ही कोर्ट होती है। अगर वहां किसी भी तरीके से हम इस मुकदमे में कोई भी डिले होता है, देरी होती है, केस हारते हैं, तो हम इसे लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं। अब यहां देर होगा तो भी आपका नुकसान है, जल्दी होगी तो भी आपका नुकसान है, दोनों हालत में आपका नुकसान है। तो सबसे पहले तो आप पूछिएगा सेक्शन 8 के तहत जो क्लॉज है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि सबसे पहले उनको हमें बताने का और हमें अपनी बात रखने का मौका देना पड़ेगा, और 365 दिन के अंदर उनको यह काम करना है। और अभी शुरुआत हुई है, जो मुझे नोटिसें आती हैं, जिसके बारे में अखबार में खबर आती है कि शाइन सिटी के चेयरमैन अगर हाजिर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या नोटिस भेज दी गई कि नहीं आएंगे, संपत्ति नीलाम कर दी। तो हकीकत में है ये कि कंपनी का मुकदमा है, ना कि शाइन सिटी के चेयरमैन का मुकदमा। कंपनी के जो पार्टनर्स हैं वो सारे पार्टनर्स वहां पे अवेलेबल है, मौजूद हैं, उनके साथ साथ इंक्लूडिंग मी, तो क्योंकि मेरा भी नाम है तो मुझे भी नोटिस आई हुई है, और हम सब मिलकर के अपनी बात को कोर्ट में रख रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग ये नहीं है। अगर हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो कोर्ट हमें एक्स पार्टी डिसीजन दे देगी, यानी एक तरफा फैसला कि भाई ये जमीन जो है इन्होंने पैरवी नहीं करी और ये मनी लॉन्ड्रिंग से वो बेच देगी। लेकिन अगर हमने पैरवी कर ली तो उन्हें मुकदमा हमारे साथ लड़ना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग है। किसी भी वजह से अगर निचली अदालतों में साबित होगी तो ऊपर की 2 अदालतें हमारे लिए खुली पड़ी हुई हैं। आप इस सवाल को जरूर करिएगा कि प्रोविजनल अटैचमेंट क्या परमानेंट अटैचमेंट होता है, इसमें नीलामी की जा सकती है। और दूसरी चीज कि अगर ईडी ने सम्मन भेजा है डायरेक्टर को और पेशी हो रही है, तो क्या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग ट्रायल क्या इस जमीन को बेचा जा सकता है? पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। मीनवाइल साथ ही साथ में एक काम और चल रहा है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट को आदेश दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा कि वो क्लेम बताएं किसका कितना क्लेम है। तो उसी दरमियान एक तरफ मान के चलिए कि ईडी ने कंपनी की करीब तकरीबन 1000 करोड़ संपत्ति जब्त कर ली, और उसको वैल्यूएशन निकाल करके 1000 करोड़ की संपत्ति हमने यहां जब्त करी हुई हमारे पास मौजूद है। सामने से अगर कस्टमर का क्लेम 1000 करोड़ से ऊपर आ जाता है, तब हमसे सवाल यह होगा कि आपने 1000 करोड़ रुपए कस्टमर से लिया, और सर आपके पास 1000 करोड़ का माल है, आपने खरीदा, और 1500 करोड़ का कस्टमर का क्लेम है, बाकी 500 करोड़ क्या किया आपने? लेकिन ये पैसे का सवाल वो होगा जो पैसा हमने लिया होगा और जो पैसा बीच से गैप होगा। लेकिन यदि हमारे सामने 1000 करोड़ का माल है और 1000 करोड़ के नीचे का क्लेम आया 700-800 करोड़ का, तो पहली चीज वहीं पर यह बात खत्म हो जाती कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है ये। और सामने अगर रिपोर्ट आएगी किसी भी न्यायालय के अंदर कि आपके पास 1000 करोड़ की जमीन हमने सीज कर रखी है और 500 करोड़ का क्लेम आया है, तो कोर्ट अगला सवाल करेगी उन लोगों से, याचिकाकर्ताओं से, कि आपने 65,000 करोड़ का आरोप लगाया था, बाकी का पैसा किसका है बताइए। यह जवाबदेही कस्टमर्स की, याचिकाकर्ताओं की हो जाएगी और हम भी सवाल उठाएंगे। यानी एक तरफ मामला चल रहा है ईडी कोर्ट के अंदर हमारी जमीनों के सीजर, वैल्यूएशन और ट्रायल का, एक तरफ मामला चल रहा आप कस्टमर की लायबिलिटी को लेकर के वैल्यूएट करने के लिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसीलिए हम भी अपने अधिवक्ताओं के द्वारा
अपने कस्टमर्स को लेकर उसी कोर्ट में जा रहे हैं, ताकि तथ्यों को छिपाने का या किसी प्रकार से तथ्यों को घुमाने का किसी पे कोई आरोप ना लगने पाए। सारा मामला सामने जाएगा, लेकिन बस हमारी लैंग्वेज अलग है। हमारी और आपकी लैंग्वेज में फर्क यह है कि आप जिन अधिवक्ताओं के द्वारा जा रहे हैं वो बायस्ड हैं, उन्हें अपनी फीस से मतलब है, ना कि आपकी लायबिलिटी से। और वो बायस इस बात को लेकर के है कि जितना बुरा कंपनी को बोलेंगे उतना कस्टमर मेरे पास आएगा, लेकिन जितना बुरा वो बोलेंगे, जितनी गलत चीजें लिखेंगे, उतना ही फंस जाएंगे वो, जो कि अमित कुमार गौतम की रिट में हुआ। लेकिन हमारे साथ जो चीजें हैं, हम कोर्ट को ये लिख के दे रहे हैं, एज पर कंपनी लॉ, यदि कस्टमर की जमीन मिलने में देरी लगती है, कोर्ट का जैसे देरी लगती है, तो हम अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने कस्टमर लायबिलिटी स्वतः उतार सकते हैं। कोर्ट हमें सिर्फ ये परमिशन दे दे कि हम ये काम कर लें, और करने बाद आपको ला करके हम इनकी एनओसी दे दे। उसके बाद जब भी कोर्ट को ये लगेगा कि हाँ कंपनी सही है, कंपनी को उसकी जमीन वापस करनी चाहिए, तो जो हम यहां जमीन इनको दे चुके हैं उतनी वैल्यू हम कंपनी के अंदर लिखवा लेंगे। यह सबसे बड़ा पॉइंट आपके लिए फायदे का है, जिसमें आपको हम एक सुरक्षा दे रहे हैं कि 6 माह के अंदर अंदर आपको लायबिलिटी फ्री भी कर रहे हैं। कोर्ट भले ही आपको जमीन वहां से कंपनीज दे ना दे, सिर्फ एक परमिशन हमें दे दे कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग। ये कोई हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर हमें यह मौका दिया जाता है कि हमारा कस्टमर किसी लीगल लिटिगेशन की वजह से अपनी जमीन पे कब्जा नहीं पा रहा है, अपना पैसा नहीं पा रहा है, और कंपनी पास क्षमता है कि हम उसे खत्म कर सकते हैं उसकी लायबिलिटी को, तो हम कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग सारे नियम को फॉलो करते हुए हम उसे अपनी क्षमताओं से उसकी लायबिलिटी खत्म करके कोर्ट पे सबमिट कर देंगे कि हमने इनकी लायबिलिटी खत्म कर दी है। यह सबसे बड़ा फायदा हमारे साथ में। और इन सारी चीजों पे अगर आप हमारे साथ जा रहे हैं तो आपका खर्चा मात्र इतना है जितने में आपका पेपर वर्क होता है। यह फैसला आपको करना है अब कि आपको सुननी किसकी बात है। यकीन जानिए, जितने लोग वकीलों के द्वारा चले गए हैं कोर्ट के अंदर, मैं इस मामले में बहुत जिद्दी आदमी हूं। मैं वो बंदा हूं ही नहीं कि आप मुझे अंगूठा दिखा के जाएं और लौट के आए मैं आपको गले लगा लूंगा। अगर आपने मुझे अंगूठा दिखाकर कदम आगे बढ़ाया तो मैं हाथ काट लूंगा। इस समय मैं उस मोड पे बैठा हूं कि अगर मैं अपनी क्षमताओं से आपकी लायबिलिटी खत्म कर रहा हूं, तो मैं किसी भी इंसान की कोई भी ऐसी वाही तवाही बातें या कोई भी ऐसे कदम को माफ करने के लिए नहीं बैठा हूं जो मेरे पैरामीटर के बाहर की होगी। मेरे दायरे में, मेरे पैरामीटर में आने वाली हर एक बात को मैं मानते हुए अपने कस्टमर की लायबिलिटी को बड़े गर्व से पूरा करूंगा, कानूनी रूप से पूरा करूंगा। उसके लिए मुझे कोई ताकत रोक नहीं सकती है, मजबूर नहीं कर सकती है। लेकिन जिसने भी कंपनी के द्वारा दी गई गाइडलाइन का जरा भी उल्लंघन किया, वो उसी दिन कंपनी के लिए कंपनी की लायबिलिटी लिस्ट से खत्म हो चुका है। उसके लिए कंपनी के पास ना वापसी का कोई रास्ता है, ना समझौते का कोई रास्ता है, किसी प्रकार कोई रास्ता नहीं। हमने जितना तकलीफ उठाना तो उठा लिया है। जीवन का सबसे बुरा दौर जो था वो हमारा गुजर चुका है, उससे बुरा दौर नहीं आने वाला है। अब हमें संवारने की जरूरत है और हम संवारने के लिए बैठे हुए हैं। और हमारे संवारने के क्रम में हम अपने आप को संवार ले जाएंगे, लेकिन हमें बिगाड़ने के चक्कर में न जाने कितने लोग आपका जीवन बिगाड़ चुके हैं, और वो आज भी ये प्रयास कर रहे हैं। इसे ध्यान से समझिए इस बातों को। दुनिया भर की अफवाहों के बीच, दुनिया भर के कयासों के बीच राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप ने कल हिंदुस्तान के अंदर हजारों लोगों की भीड़ जमा करके शानदार बड़े 2 फंक्शन करवाए। हजारों लोगों ने जाकर के कंपनी की ताकत को देखा है, पावर को समझा है। हजारों लोगों को भोजन से लेकर कंबल वितरण तक किए गए हैं। और ये सारी चीजें कल बड़े शान के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पर उत्तर प्रदेश और बिहार में किए गए हैं। और आज की तारीख तक आप ये मान चले हजारों ऐसे लोग हैं जो कंपनी के इस क्रम में जुड़ चुके हैं कंपनी के साथ में। और अगले 24-48 घंटे के अंदर अंदर मैं वो घोषणाएं करने जा रहा हूं शाइन परिवार के सभी एसोसिएट्स के लिए, जो उनके जीवन में एक नई उन्नति, एक नई प्रगति, एक नई उमंग ला के देगा। कंफ्यूज इंसान कभी भी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन जिसके मन में अब शंकाएं खत्म हो गई है, आसमान की बुलंदी छूने के लिए तैयार हो जाए। वो उसके कस्टमर की लायबिलिटी खत्म होना और उसकी जिंदगी में बदलाव होना, ये मात्र वक्त की बात है और आपके फैसले की बात है।